हेलो एवरीवन, ये है हमारा एमईसी का लेक्चर 2। और जहां हमने फर्स्ट लेक्चर पे छोड़ा था हम उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था एमईसी चैप्टर से। एमईसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक है कि करंट कैरिंग चीज़ों से, वायर्स से, कोई प्लेट भी हो सकती है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव में प्लेट वगैरह का भी एग्जाम्पल आ जाता है, जिसमें किसी प्लेट में से करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है। तो अलग अलग करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस की मदद से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। ये हमारा एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट हमारा होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज हमको निकालना होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये सोचेंगे मैंने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्यों बोला ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैं फोर्स ऑन अ चार्ज भी तो बोल सकता था, पर एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड एक रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती। तो अगर चार्ज चल रहा है तभी उस पर फोर्स लगेगा, अगर चार्ज रुका हुआ है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। हेंस आई सेड कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब जब मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला हमारा होता है Q V क्रॉस B, जिसमें Q हमारा चार्ज होता है, V चार्ज की वेलोसिटी होती है और B होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से कहीं से आई है, किसी भी चीज़ से आ सकती है, किसी करंट कैरिंग वायर से आ सकती है, किसी बार मैग्नेट से आ सकती है, किसी भी चीज़ से आ सकती है। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से पैदा होता है। और V और B का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करा जाता है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई और ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियसली ये आपका चार्ज है जो V वेलोसिटी से चल रहा है। अब किसी ने आपसे कहा कि फोर्स का डायरेक्शन निकालो, तो आपको करना क्या है, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था पर वापस बता देता हूं, क्योंकि अभी जब हम मोशन को स्टडी करेंगे तो जरूरी होगा कि हम फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल पाए। हम यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमानी है, बात खत्म है ना। मैग्नेटिक फील्ड जहां होगी उस तरफ आपको उंगलियां घुमा देनी है। अच्छा, फिर से बच्चे जो गलती करते हैं, हालांकि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो, पर फिर भी बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो ऐसे रख लेते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां, या ऐसे रख लेते हैं। फिर वो बोलते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, उंगलियां कैसे घुमाएं। तो भैया आपको हाथ को घुमाना अलाउड है, या आप आपका हाथ इस तरीके से कर सकते हो और अब आप उंगलियां घुमा सकते हो ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। घुमा लिया आपने, अब अंगूठा खोल लो। अंगूठा कहां दिखा रहा है, बाहर की तरफ। तो यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ, यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इधर। अब अगर आप इस फोर्स को देखो, ये फोर्स बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों बोर्ड के प्लेन में है, यानी दोनों बोर्ड पे बने हुए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स पैदा ही इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हुआ है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो होगा ही, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और वेलोसिटी ऐसी हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द बोर्ड और जो वेलोसिटी है वो इस तरीके की है। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई आपकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखी है, रख दी, ऐसे रख ली, मान लो आपने गलती कर दी। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो उंगलियां आपको अंदर की तरफ घुमानी है, तो ऐसे तो घुमा नहीं पाओगे, हाथ को ऐसे कर लो। अब आप उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा पा रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, अंगूठा खोलो, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। तो बस इतनी सी चीज आपको सीखनी है कि उंगलियों को किस तरीके से प्लेस करा जाए और आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल पाएंगे। नाउ लेट अस स्टडी अ केस की जिसमें हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है विच इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए आप, बोर्ड के अंदर है, चारों तरफ फैली हुई है, इट इज एवरीवेयर, है ना। मैं इतनी ही लाइंस बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लैरिटी के लिए, पर आप ये समझ लें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये है आपका एक चार्ज, चार्ज था रेस्ट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको छेड़ा नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी ही नहीं होगी तो फोर्स कहां से आएगा। अब आपने इसको थप्पड़ मारा ऐसे, जब आपने इसको थप्पड़ मारा तो आपने इसको वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड ने जैसे ही देखा कि चार्ज के पास वेलोसिटी आ गई है, वो एक्टिव हो गई, है ना।
और उसने कहा मैं फोर्स लगाऊंगी, मैग्नेटिक फील्ड ने कहा इस चार्ज पे मैं फोर्स लगाऊंगी। अब डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, निकाल लेते हैं। वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, उंगलियां घुमाई, फोर्स कहां आया, ऊपर। तो इस पे एक फोर्स लगा जिसका डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ आया, तो ये आ गया अपना फोर्स। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो आप समझें कि हर फोर्स पैदा करता है एक्सीलरेशन। ये मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ भी लिख देते हैं। एवरी फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, तो जो भी इसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब मैकेनिक्स का एक पुराना कॉन्सेप्ट है, उसको याद करें। एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस तरीके का एक्सीलरेशन सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब आप देखिए फोर्स ऊपर की तरफ है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड होगा इस तरीके से, है ना। अब बेंड होने के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v, क्योंकि मैंने आपसे कहा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको वैल्यू लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप समझे थोड़ी देर के बाद भी वेलोसिटी क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब वापस वेलोसिटी कहां है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, फोर्स कैसा लगेगा, फिर से इस तरीके से। अब फोर्स हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस तरीके का फोर्स क्या करेगा, ये पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। किस में घुमा देगा, सर्कुलर पाथ में। क्योंकि जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, एंड उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे वही हरकत कर रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स करता है। वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते 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 पार्टिकल को गोल गोल घुमा देता है। तो हर जगह ऐसा होगा, हर पॉइंट पे। यहां भी वेलोसिटी होगी ऐसी, मैग्नेटिक फोर्स होगा ऐसा, तो ये पार्टिकल को घुमा देगा एक सर्कल में। किसमें घुमा देगा, एक सर्कल में। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहां पर आप जो केस पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप एक स्पेशल बात देखना। जब आपने पार्टिकल को थप्पड़ मारा तो उसने वेलोसिटी एक्वायर करी। कैसी वेलोसिटी उसने एक्वायर करी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। क्योंकि वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री। तो यहां पर हमको एक पॉइंट समझ में आया कि when velocity is perpendicular to magnetic field, particle moves in a circular path। यानी कि हमेशा सर्कुलर पाथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्कुलर पाथ सिर्फ तभी होता है जब हमने पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है, अब वो किसी भी तरीके से दी हो, वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ हमको मिल गया है। तो सर्कुलर पाथ के बारे में कुछ बातें भी हमें निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, तो कुछ तो इसका रेडियस होगा। वो रेडियस हमको यहां पर डिटरमाइन करना है कि जिस पाथ में ये घूम रही है उसका रेडियस क्या है। अब एक बात यहां पर आप समझें कि एफ बी प्रोवाइड्स एफसी। एफसी से मेरा मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है ना। अब इसी कारण से पार्टिकल घूम गया। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, एक जॉब है, जो अलग अलग फोर्सेस जो होते हैं नेचर में इस जॉब को जब परफॉर्म करते हैं, देन दे आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर हमारे पास सन है, सन के आसपास अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है। एक्चुअली में वो इलिप्टिकल पाथ होता है, बट अपन एक बार के लिए उसको सर्कुलर मान लेते हैं। सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है, इट इज ऑलमोस्ट अ सर्कल। अब अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो नहीं सकता। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इन द केस ऑफ सन एंड अर्थ? कौन सा फोर्स है जो सन और अर्थ को बांध के रखता है? इतना तो हम सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ सन, या प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन। तो उस केस रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उस केस में
हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। जब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जब रोड पे कोई गाड़ी टर्न लेती है तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। यानी कि डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेक पार्टिकल्स एंड बॉडीज गो इन अ सर्कुलर पाथ। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही चीज यहां पर हमको समझ में आ गई कि इस पर्टिकुलर केस में एफ बी प्रोवाइड्स एफ सी। अब एफ बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। एम यहां पर क्या है? इस पार्टिकल का मास। Q क्या है? इसका चार्ज। V क्या है? इसकी वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जो कि यहां पर कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले को हम आगे लिख सकते हैं फर्दर, QVB sin 90 इज mv स्क्वायर बाय आर। यहां पर ये v और ये स्क्वायर कट गया तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv बाय क्यूबी। क्या है हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला? mv बाय क्यूबी। अब आप इसको देखें, mv क्या है? mv इज मोमेंटम। mv इज मोमेंटम बाय क्यूबी। यानी रेडियस उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा। रेडियस उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू p बाय क्यूबी, नॉट mv, p बाय क्यूबी। p यहां पर क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? मोमेंटम होता है √2m के ई। ये तो आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में ही पढ़ लिया होगा, या हो सकता है उससे पहले ही आपको बता दिया गया हो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, और नीचे हमारे पास आ गया क्यूबी। तो यहां से हमें रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी पता चल गया। जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी पार्टिकल में होगा उतना ही बड़ा सर्कल वो कवर करेगा। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब रेडियस के साथ साथ हमें कुछ और चीजों को निकालना यहां पर जरूरी है, जैसे कि टाइम पीरियड। तो रेडियस आपने लिख लिया होगा, इसको नोट कर लें आप लोग, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर काटने में लगने वाला समय। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर काटने में लगने वाला समय। तो अगली चीज जो हमको लिखनी है वो है हमारा टाइम पीरियड, एक चक्कर को काटने में लगने वाला समय। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर काटा तो डिस्टेंस क्या हुआ? एक चक्कर काटा तो डिस्टेंस हुआ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसको हमने लिखा 2πr। ये हो गया हमारा डिस्टेंस एक चक्कर का, और स्पीड हमारी क्या हो गई? v। तो यहां आ गया हमारा टाइम पीरियड। कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर हमें रेडियस और स्पीड दे रखी हो और क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल के बारे में ही हो, तो हम टाइम पीरियड को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर रेडियस का वैल्यू जो हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाला, जो कि हमारा आया था mv बाय क्यूबी, वो अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2π mv बाय क्यूबी, और यहां हमारे पास आ जाएगा v से v कट जाएगा, तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया? 2π m बाय क्यूबी। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नोट करने के लिए, कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं आया। तो ये मैंने लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे क्या बड़ी बात होगी, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अभी आपको पता चलेगा। यहां पर आप एक एग्जांपल देखिए, बड़ा ही अजीब लगेगा आपको ये देखकर। यहां तो आपको लग रहा है हाँ भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ओके। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम का, इसको आपने थप्पड़ मारा, वेलोसिटी दी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक दूसरा चार्ज है
वो भी इसका चार्ज 2 कूलम ही है, पर आपने इसको थप्पड़ मार के वेलोसिटी दे दी 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मोमेंटम भी ज्यादा है। मास दोनों का सेम मान ले, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मोमेंटम भी ज्यादा है ना। अगर इसका मोमेंटम ज्यादा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। ये बात तो आपके समझ में आ गई कि ये बड़ा सर्कल कवर करेगा, ये छोटा सर्कल कवर करेगा, है ना। अब मैंने आपको क्योंकि दिखा दिया है इसका सर्कल बड़ा है ना, और इसका सर्कल छोटा है। अब मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा। क्या पूछा मैंने आपसे, टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा। तो मैंने आपसे बोला दोनों का मास सेम, मैंने आपसे बोला दोनों का चार्ज सेम, और दोनों रखे भी सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर ये सारे फैक्टर सेम हो गए तो टाइम पीरियड भी दोनों का सेम हो गया, यानी टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज। वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, इसकी बहुत ज्यादा है, तो क्या हुआ, इसका सर्कल भी तो बड़ा है। अगर ये तेज चलेगा तो चलना भी तो इसको बड़े सर्कल में है। दैट इज वाई द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज सेम। टाइम पीरियड अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रीक्वेंसी। तो 11th क्लास में तो हम कितनी बार ही पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड का उल्टा। तो ये आपने लिख दिया QB बाय 2πm। अब अगर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, देन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है साइक्लोट्रॉन में, जो रिसेंटली बोर्ड में से हटा दिया गया है। पर कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरेटिकल टाइप का सवाल तो उस पर बनाया ही जा सकता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा 2πf होता है, इसको भी अगर हम लिख दें तो ये भी आ गया QB/m, एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है फॉर द स्पेशल केस व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस पे अब काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, पर अगर हम बात करें क्या कॉम्पिटिटिव में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बन सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। अब हमें पढ़ना है अपना अगला केस। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे। अगला केस क्या है कि वो आप देखिए कि पहले केस में हमने कंडीशन थोप दी कि वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहना है। पर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर ना हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तब। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स जीरो होगा। फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, और यहां पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। फोर्स क्या आ गया, जीरो। इसी तरीके से वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में ना होके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एंगल हमारा चेंज होके हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर से फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं छेड़ेगी कौन सी वेलोसिटी को, जो उसके सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड उस वेलोसिटी को नहीं छेड़ती जो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, वो ये है कि अब की बार जो हमारी वेलोसिटी है, उसने वो वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये हमारा चार्ज है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरीके से इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स x भी आप लोग बोल सकते हो। और हमने अब की बार पार्टिकल को जो थप्पड़ मारा, ऐसे मारा कि देयर इज सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज थीटा। अब आप वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ लो। कंपोनेंट करना तो हमें वेक्टर से ही आता है। यहां पर हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हमारा होगा v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा v sin थीटा। ये आपको पता है कि v के ये जो थीटा के साथ चिपका हुआ कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला होता है। जिन लोगों को याद नहीं रहता उनके लिए, बाकी कई लोगों को तो पता ही होता है। जो थीटा के साथ चिपका हुआ कंपोनेंट है वो कॉस वाला है, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो साइन वाला है। अब यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपके सामने हैं, एक है v cos थीटा
और v cos थीटा को मैं v पैरेलल भी बुला लेता हूं। इसको मैंने v पैरेलल क्यों बुलाया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और दूसरा हमारा है v sin थीटा, और इसको मैं बुला लेता हूं v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर मैंने इसे क्यों बुलाया, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसको नहीं छेड़ेगी, वो है v पैरेलल। यानी v cos थीटा को बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं करेगी। यानी ये v cos थीटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और इस v cos थीटा की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर ही नहीं रही है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे मूव करता जाएगा। लेकिन साथ में v sin थीटा भी तो है, ये भी तो देखिए। v sin थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसे घुमा देगी। v sin थीटा परपेंडिकुलर वाला है तो सर्कल में घुमाएगी, तो v sin थीटा की वजह से होगा हमारे पास सर्कल, और v cos थीटा की वजह से ये आगे बढ़ेगा। sin थीटा वाले की वजह से घूमेगा, cos थीटा वाले की वजह से आगे बढ़ेगा। तो जब ये घूमते घूमते आगे बढ़ेगा तो हमें मिलेगा हेलिकल पाथ, अ पाथ लाइक दिस, जिसमें सर्कुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी विल गेट अ पाथ लाइक दिस, जिसमें पार्टिकल घूम भी रहा है, घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। ठीक है, घुमाने वाला कौन, v sin थीटा, है ना। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहें, v sin थीटा के डायरेक्शन में उंगलियां रखें, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं, फोर्स कहां लगेगा, अंदर। फोर्स कहां लगेगा, अंदर। अगर वेलोसिटी है ऐसे, फोर्स लगा अंदर, तो पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसे। यानी पार्टिकल घूमेगा ऐसे, लाइक दिस, और साथ साथ आगे भी बढ़ेगा, तो घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, वी विल गेट अ हेलिकल पाथ। अब रेडियस का जो फॉर्मूला था, विच वॉज mv बाय क्यूबी, इट इज नॉट एक्चुअली mv बाय क्यूबी, ये हमारी मिसकंसेप्शन है। हमको याद करना चाहिए mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी, क्योंकि पार्टिकल घूमता किस वजह से है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से, तो रेडियस भी किसकी वजह से आएगा, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से। तो अगर हम इसको और ढंग से लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा mv sin थीटा बाय क्यूबी, तो ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो गया। अब इसमें इस रेडियस के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, दैट इज 2 m by qb, तो दैट इज नॉट अ थिंग विच वी आर कंसर्न्ड अबाउट हियर। यहां पे हमें एक चीज और निकालनी है, पिच। नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी है, पिच। पिच क्या होता है हिंदी में समझे, जब तक पार्टिकल एक चक्कर काटता है तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना खिसक जाता है उसे बोलते हैं पिच। बात समझ में आई, जितना खिसक जाता है। राइटिंग थोड़ी खूबसूरत है, पर आप ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का। जब तक पार्टिकल एक चक्कर काटता है तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना खिसक जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वहां है। पार्टिकल चक्कर काट रहा है, एक चक्कर कब होता है, जब यहां से चालू करे और घूम के वापस यहाँ आ जाए। पर इस चक्कर को काटते काटते आगे भी तो बढ़ रहा है, तो देखिए चक्कर काट रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और यहाँ एक सर्कल पूरा हो गया, ऐसे करके वापस यहाँ ये एक सर्कल हो गया, तो इस दौरान ये आगे भी बढ़ा। अच्छा, एक चक्कर काटने में टाइम कितना लगता है, टी, यही तो होता है, टी तो होता है टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन। और ये आगे किस वजह से बढ़ा, बिकॉज ऑफ वी पर पैरेलल। पिच क्या है, पिच डिस्टेंस ही तो है, जितना वो खिसक जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पिच यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा वाला, वी पैरेलल मैटर करता है यहाँ पे। टाइम कितना मिला इसे खिसकने के लिए, एक चक्कर का समय, कैपिटल टी। तो ये हमारा पिच आ गया 2 पाई m बाई क्यू बी, एंड वी पैरेलल आपको क्या दे रखा है, v cos थीटा। तो ये जो अभी आपने पढ़ा ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं का यूज करते हुए आगे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब,
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे और वीडियोस में आगे आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।